सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं बाब जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने आज एक और नया रिकॉर्ड बनाया। 94,000 की सतह पहली बार क्रॉस हुई। गो के क्लोजिंग इंडेक्स 94,000 की सतह पर बरकरार नहीं रह सका, लेकिन 93,000 से जायद अभी भी ये इंडेक्स क्लोज हुआ। तो बैरल मार्केट बड़े अच्छे इस वक्त पॉजिटिव मोड में है और बहुत जल्द 6 फिगर्स में दाखिल होने वाली है। इंटरेस्ट रेट में जिस तरह कमी हुई, इन्फ्लेशन रेट जिस तरह हुकूमत ने कंट्रोल किया, जिस तरह इकनॉमिक पॉलिसीज़ इस वक्त हुकूमत की बेहतर से बेहतर होती जा रही हैं और एक आहिस्ता के साथ एक इस्तेहकाम जिस तरह ये हुकूमत इकॉनमी में लेकर आ रही है, तो उसके बाद स्टॉक मार्केट भी मज़ीद ग्रो कर रही है और इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर आ रही है। और न सिर्फ इन्वेस्टमेंट आ रही है बल्कि इन्वेस्टर्स को बड़ा ज़बरदस्त प्रॉफिट भी हो रहा है और मुख्तलिफ कंपनीज इस वक्त अपने एक बेहतरीन टाइम को यहाँ पर भरपूर तरीके से इंजॉय कर रही हैं। अब ये मज़ीद कहाँ तक इसमें ग्रोथ की गुंजाइश है और जब अगली मॉनेटरी पॉलिसी आएगी और यकीनी तौर पर इंटरेस्ट रेट में मज़ीद कमी आएगी, वो कि अभी भी 15% हायर साइड पर है अगर हम उसको इन्फ्लेशन रेट से कंट्रोल एक कंपैरिजन उसका करें, तो उसके बाद फिर मज़ीद कहाँ तक ये मार्केट जा सकती है और इसके पाकिस्तान की ओवरऑल इकॉनमी पर क्या इंपैक्ट्स क्रिएट होंगे, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मोहम्मद फरीद आलम साहब CEO हैं AKD सिक्योरिटीज़ लिमिटेड के हमारे साथ मौजूद हैं। फरीद साहब, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये हम इस इंडेक्स को तो रोज़ाना ग्रो करते देख रहे हैं। ओवरऑल स्टॉक मार्केट की जो ग्रोथ है उसका वॉल्यूम कितना बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट नई कितनी बढ़ रही है, सरमायाकारों का एतमाद इस वक्त कितना ज़्यादा होता जा रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। हम आप जब भी डिस्कस कर रहे हैं मार्केट की एक्टिविटीज़ और परफॉर्मेंस को, तो इसके अंदर हर दफ़ा अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास कोई अच्छी चीज़ें हैं बोलने के लिए और हम बोल्ड टीवी पे जब वो बातें करते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि हम बोल रहे होते हैं और व्हाट टॉक। और सवाल ये है कि इन्फ्लेशन जब से नीचे आना शुरू हुई, उसके बाद इंटरेस्ट रेट की मूवमेंट हुई, तो बहुत सारा पैसा जो कि फिक्स्ड इनकम में चला गया था वो इक्विटी मार्केट का पैसा, स्टॉक मार्केट का पैसा, अब वो वापस आ रहा है। खास से बदतरीज बड़े हल्के लेवल से आ रहा है, लेकिन वो फिक्स्ड इनकम से कन्वर्ट होके आ रहा है इनटू इक्विटीज। और आप देखें कि फायदा उनका ये हो गया कि टाइमिंग वाइज जो लोग पहले आ गए इस काम में उनको ज्यादा बड़ा गेन है। जो दोज हु आर स्टिल थिंकिंग और वो साइड पे बैठे रहे, उनको इंटरेस्ट रेट की और ये जो मूवमेंट थी उसका जो इम्पैक्ट है वो अभी तक बहुत सारे लोग, मेरे दोस्त यार और प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स, वो अभी भी सोच विचार का काम ले रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट है अपने नाजरीन को बताना कि जब इंटरेस्ट रेट की मूवमेंट होती है तो इसके रिपरकशंस और उसका इफेक्ट कहाँ कहाँ जाता है। और आपने देखा कि ये जो 2, 3, 4 साल का जो पीरियड था जिसमें जो फिक्स्ड इनकम में, मैं बात कर लूँ और आसानी के लिए नाजरीन की, कि अगर आप हमारे जो म्यूचुअल फंड्स हैं जो एक पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट लोगों की मैनेज करते हैं प्रोफेशनली, जो पहले अगर 50% इक्विटी और लेट से 40% इक्विटी और 60% फिक्स्ड इनकम में होते थे, वो बढ़ के 90 से ज्यादा चले गए थे फिक्स्ड इनकम में। अब वो वापस आ रहे हैं और एक अच्छा काम यहाँ ये हो गया कि जो इंश्योरेंस कंपनीज जो अपना पोर्टफोलियो खुद मैनेज करती थी, उनमें से बाज ने ये फैसला किया, एंड आई अप्रिशिएट द इन्वेस्टमेंट कमिटीज ऑफ दोज इंश्योरेंस कंपनीज, कि जिन्होंने अपनी तो सेल की, हमने देखा और बहुत से लोगों ने देखा जो शाम को देखते हैं कि किस किस सेक्टर में सेल हुई, तो इंश्योरेंस ने बेचा, लेकिन वो पैसा इन्होंने प्रोफेशनल म्यूचुअल फंड्स को दिया और उन्होंने उसके अंदर बाइंग की। तो अब हर दिन और हर हफ्ते आप देखें कि म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट्स बढ़ती जा रही है और आ रही है वो मेन आइटम्स में। एक उनको एक जो चीज जो दे रही है टेल विंड, वो ये है कि सर्कुलर डेट की रेजोल्यूशन, जो पहले हम सिर्फ बातें करते थे, अब अगर आप देखें तो ट्रेड रिसीवेबल्स, चाहे वो PSO के हों, OGDC के हों, PPL के हों, उनके ट्रेड रिसीवेबल्स कम हो रहे हैं। तो जब जब लोग इस बात के ऊपर ईमान और एतबार कर रहे हैं। फरीद साहब, ये जिस तरह आपने कहा कि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट डाउन हो रहा है तो इन्वेस्टर्स को ज़ाहिर है जो पहले से मौजूद थे या उनको फ़ायदा हुआ, तो ये तो ग्रेजुअल ये सिलसिला भी जारी है। अभी अगली मॉनेटरी पॉलिसी में भी एक्सपेक्टेड है 2, 2.5 या 3% की कमी आएगी, फिर इसको शायद सिंगल डिजिट तक लाने की भी हुकूमत कोशिश करे। तो इस वक्त भी जो नए इन्वेस्टर्स आएंगे वो फिर उस वक्त उसके डाउन होने से फ़ायदा उठा सकेंगे आने वाले 1.5-2 माह में? जी देखें, अभी सिंगल डिजिट में आने में तो अभी फिस्कल ईयर यानी कैलेंडर ईयर तो नहीं, बाय 30 जून 2025 विच इज द फिस्कल ईयर, उस वक्त तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अगर हम ग्रेजुअली एंड स्लोली जाएं और अपने नाजरीन को भी
स्टेप बाय स्टेप बताएं तो जो 16 दिसंबर के अराउंड जो एक हमारी मॉनेटरी पॉलिसी की नेक्स्ट अनाउंसमेंट है, उसमें मुझे लगता है कि 2% तक, जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ, गुंजाइश तो है 5% तक कम करने की, बट ये ग्रेजुअली कर रहे हैं और ठीक है, परसिस्टेंस और जिस हिसाब से ये काम कर रहे हैं विच इज परफेक्टली ऑल राइट। तो बाय 30 जून यस सिंगल डिजिट, बट नेक्स्ट में हम 200 या 250 बेसिस पॉइंट ही देख रहे हैं। जो आपने दूसरा सवाल किया कि देखें, ये तो अभी जब इंटरेस्ट रेट मूव हुए थे तो ग्रेजुअली पैसा सारा निकला था इक्विटी से और गया था, और उसका एक हफ्ते 10 दिन महीने में नहीं हुआ था, वो ग्रेजुअली गया था। इसी तरह पैसा वापस भी ग्रेजुअली ही आएगा और आना शुरू हुआ है। लेकिन आपकी मार्केट अगर $100 बिलियन की थी और आज अगर 35-40 बिलियन डॉलर पे ही पहुंची है, तो अभी सफर खासा तय करना बाकी है। बट आई एम ऑन रिकॉर्ड सेइंग मेनी टाइम्स, और मैं अपने दोस्तों और मैं अपनी वेबसाइट और व्हाटएवर मैं कहता रहा हूं और मैं फिर रिपीट करूंगा कि द बेस्ट टाइम टू invest in Pakistan stock market was years ago. The second best now. और मैं I believe in what I say. तो मुझे लगता है कि मार्केट में अभी बहुत पोटेंशियल है। मैं इकोनॉमिक फ्रंट की बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल पे और बाकी चीजों पे ब्लैक स्वैन से जाहिर है मैं और आप या कोई और नहीं बोल सकता। बट आई थिंक ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज पोस्टेड सम ग्रेट रिजल्ट्स। ठीक है। अच्छा फरीद साहब, ये चले पाकिस्तान की मार्केट में तो है भी पोटेंशियल, ऊपर भी जा रही मार्केट। हमने देखा अभी चूंकि रिसेंटली अमेरिकन इलेक्शंस हुए और वहाँ जब से डोनाल्ड ट्रंप आए उसके बाद हम डिजिटल करेंसी को बहुत वहाँ पर इस वक्त ऊपर जाता देख रहे हैं, जबकि अभी ट्रांजिशन पीरियड है। डोनाल्ड ट्रंप को आने में और अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने में अभी 1 से 2 माह का वक्त मजीद लगेगा। लेकिन उससे भी पहले हम देख रहे हैं जिस तरह बिटकॉइन ऊपर गया, जिस तरह दीगर डिजिटल करेंसीज ऊपर जा रही हैं, तो मुस्तकबिल में इसका कोई खातिर ख्वाह फ़ायदा, कोई कनेक्शन पाकिस्तान से भी आप देख रहे हैं? नॉट डायरेक्टली, बट यस, आपको पता है कि पाकिस्तान में इवन दो बिटकॉइन और एवरीथिंग इससे रिलेटेड, इसके लिए कोई ख़ास अभी अप्रूवल्स या सच लीगल फ्रेमवर्क नहीं है, बट वी एंड आई एंड यू नो कि बहुत से लोगों ने एक्सपोजर लिया हुआ है इन वाली एसेट क्लास में। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को प्लान कर रही है, और मुझे लग रहा है कि कुछ कर रही है, इन चीज़ों को थोड़ा सा कुछ लीगल फ्रेमवर्क में लाना, तो उसका इम्पैक्ट आएगा। और ये अमेरिकन जो चेंज आई है, इसका इम्पैक्ट तो है पूरी दुनिया में है, और जो रिस्की एसेट्स हैं इनके ऊपर भी है, और जो ट्रांजैक्शनल और जो क्रॉस बॉर्डर चीज़ें हैं उस पर भी इम्पैक्ट आएगा। तो आई थिंक ये जो आप यू आर स्पॉट ऑन व्हेन यू से कि आप देखें ना, आप उस पर ट्रेड ना भी करें, बट यू डू अंडरस्टैंड के बिटकॉइन ओवर द पीरियड कहां से कहां चला गया, और इसी तरह सम अदर एसेट क्लासेस व्हिच वी डोंट ट्रेड इन पाकिस्तान। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद फरीद आलम साहब, AKD सिक्योरिटीज़ हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि मार्केट में बड़ा पोटेंशियल है। आहिस्ता आहिस्ता इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हमारे पॉजिटिव होते जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि हुकूमत भी अब कुछ रिलीफ देने की कोशिश लोगों को कर रही है, और बिजली के शोबे में भी एक बड़ा सहूलत पैकेज अनाउंस किया गया है, बिजली सहूलत पैकेज, जिसको 3 माह के लिए अब रिलीफ की सूरत में आवाम तक पहुँचाया जाएगा। लेकिन अब ये रिलीफ मिलेगा कैसे, ये थोड़ा सा ज़रा एक टेक्निकली लोगों को समझना होगा कि दिसंबर से फरवरी तक जो लोग बिजली इस्तेमाल करेंगे, और जो 2023 में उन्होंने इसी पीरियड में जो बिजली इस्तेमाल की थी, इस साल वो जितनी इजाफी बिजली इस्तेमाल करेंगे, यानी पिछले साल दिसंबर में अगर किसी ने 100 यूनिट बिजली के इस्तेमाल किए और अगर वो इस साल 125 से 150 यूनिट इस्तेमाल करता है, तो जो इजाफी यूनिट्स हैं उन पर 26 रुपये फ़ी यूनिट के रेट फिक्स कर दिए गए हैं। और इस तरह से जो रिलीफ है पर यूनिट पर वो तकरीबन 11 रुपये वो हर सारिफ को मिल सकेगा, लेकिन उसके लिए इजाफी बिजली इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अब इससे कितने लोग फ़ायदा उठा सकते हैं और कैसी ये पॉलिसी है हुकूमत की, डॉक्टर साहब एनर्जी एक्सपर्ट हैं हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये ज़ाहिर है अगर इस ऑफ़र से फ़ायदा उठाना है लोगों को, इस पैकेज से फ़ायदा उठाना है, तो फिर लोगों को इजाफी बिजली इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अब ये इजाफी बिजली इस्तेमाल करके लोग अपने खर्चे को बढ़ाएंगे, अपने ऊपर लोड ज़्यादा होगा, या वाक़तन उन्हें कोई रिलीफ भी मिल सकता है डॉक्टर साहब इससे? देखिए, इसकी ना एसेंस को समझने की ज़रूरत है कि इजाफी बिजली आप जब यूज़ करेंगे तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना बिजली का इस्तेमाल बढ़ा, ऑब्वियसली इस्तेमाल बढ़ेगा, लेकिन इसको इस तरह से सोचें कि सर्दियों में गैस ज़्यादा इस्तेमाल होती है, तो कंज्यूमर्स को गैस के प्रेशर को कम करना है, गैस की जो खपत है उसे कम करना है। अब आप अपने जो इलेक्ट्रिक गीज़र्स हैं, इलेक्ट्रिक हीटर्स हैं, उनको यूज़ करते हुए अपने गैस के हीटर्स को रिप्लेस कर दें। अब इसी तरह से
कुकिंग साइड पे अपने जो गैस के चूल्हे हैं उनको कुकिंग स्टोव से रिप्लेस करके, तो आपको गैस का जो खर्चा है, क्योंकि गैस की प्राइसेस भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी इंक्रीज हो गई हैं, तो गवर्नमेंट ये चाह रही है कि एक साइड पे इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़े विंटर में, और दूसरी साइड पे जो गैस का ट्विन डेफिसिट आता है विंटर में, उसको भी किसी तरीके से ख़त्म किया जा सके। तो ये गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी है। और दूसरी, आपको आईपीपीज़ का तो आइडिया है कि आईपीपीज़ के साथ लॉन्ग टर्म मुआहदे हैं, फिक्स्ड पेमेंट्स, कैपेसिटी पेमेंट्स देनी है, आप बिजली यूज़ करें ना करें तब भी कैपेसिटी चार्जेस देने हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ये एक पैकेज लेके आई है कि ज़्यादा कंजम्पशन को जो है वो जो है किया जा सके, इनकरेज किया जा सके। लेकिन एक चीज़ गवर्नमेंट को समझने की है कि थोड़ा सा हमें एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना है। ये वो कंज्यूमर्स हैं जिनके लिए रिलीफ है, जिनका बिजली का बिल जो है वो 300 यूनिट से ज़्यादा आता था या 400 यूनिट से ज़्यादा आता था, ये उनके लिए रिलीफ है और उनको इनकरेज किया जा रहा है। लेकिन जो तबका अब प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स हैं, जो 200 यूनिट से कम यूज़ करते हैं, उनकी तादाद मुल्क में बढ़ी है, उनको किसी तरीके से इस तरह का पैकेज देना है कि वो भी ज़्यादा बिजली यूज़ कर सकें और वो प्रोटेक्टेड भी रहें। अब डॉक्टर साहब, ये अगर गैस के हम इस्तेमाल को कट डाउन करते हैं, यानी अपने चूल्हे या गीज़र्स को अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पर शिफ्ट करते हैं, तो वो अप्लाइंसेस इतनी ज़्यादा हैवी वोल्ट की हैं कि वो तो शायद 1 या 2 दिन चलेंगी, तो वो आपका पूरा महीना जितना गैस का बिल आता था वो शायद 2 दिन में वो बिजली के बिल की सूरत में वो कवर कर लेंगी। तो फिर उसके लिए अप्लाइंसेस भी तो कम वोल्ट की होनी चाहिए, उनके भी ज़रा जो हैवी उनकी फ्रीक्वेंसी या साइजेज़ हैं उसमें भी थोड़ी कमी लानी चाहिए। फिर देखें, यही एक इंटीग्रेटेड होलिस्टिक पॉलिसी अप्रोच है जो कि गवर्नमेंट साइड पे भी मिसिंग है, कि गवर्नमेंट एक राइट इनिशिएटिव लेती है लेकिन उसके साथ जो कनेक्टिंग इनिशिएटिव्स हैं वो मिस हो जाती है। अभी हमें एक साइड पे टैरिफ को ठीक करने की ज़रूरत है, ये एक बड़ा राइट डायरेक्शन में कदम है, लेकिन दूसरी साइड पे गवर्नमेंट को वो मार्केट भी बनानी है कि इलेक्ट्रिक स्टोव जो है वो पाकिस्तान के कल्चर के मुताबिक जो है वो मार्केट में लाए जा सकें, ताकि आप ये जो है वो एक ढेर पा पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकें पाकिस्तान में। तो गवर्नमेंट को ये स्टेप्स भी साथ साथ में लेने हैं। और दूसरा ये कि ये पूरी इंडस्ट्री है, पूरी दुनिया में इलेक्ट्रीफाई हुआ है कुकिंग, क्लीन कुकिंग के नाम से। तो जितना आप क्लीन कुकिंग की तरफ जाते जाएंगे आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी मिलेगी, लेकिन उस फॉरेन इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान के कल्चर के साथ जो है वो आपको अलाइन करना होगा। और उसके लिए गवर्नमेंट को एक कनेक्टिंग अप्रोच रखनी है, एक इंटीग्रेटिंग होलिस्टिक अप्रोच रखनी है, जिसमें दीगर डिपार्टमेंट्स को भी इन्वॉल्व करना है। ख़ास तौर पे आपके जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, आपकी लोकल बॉडीज़ हैं, उनको भी जो है वो इसके अंदर लेके आना होगा। क्योंकि डॉक्टर साहब, अगर मार्केट भी आप विजिट करेंगे तो वहाँ पर आपको जो कंजम्पशन एक एसी एयर कंडीशन की दिखाई देती है, वही आप एक इलेक्ट्रिक चूल्हे की या इलेक्ट्रिक गीज़र की होगी। तो कैसे कोई एक आम कंज्यूमर अपने गैस के इस्तेमाल को शिफ्ट करके वो फिर बिजली के इस्तेमाल पर जाएगा? चूँकि ह्यूज डिफरेंस है, वो बहुत कई गुना का फ़र्क है, वो कुछ फ़ीसद का भी फ़र्क नहीं, कई गुना का है। देखिए यही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि उस चीज़ को थोड़ा सा ट्वीक किया जा सकता है। आप एटलीस्ट अपने जो गीज़र्स हैं और जो आपके जो हीटिंग अप्लाइंसेस हैं उनको आप इलेक्ट्रीफाई कर सकते हैं। अगर आप कुकिंग को बड़ा शॉर्ट टर्म में नहीं कर सकते, कुकिंग में भी अभी जो नए इंडक्शन बेस्ड स्टोव्स आ रहे हैं वो उनके वॉटेज जो है वो कम है, लेकिन गवर्नमेंट को इस चीज़ को थोड़ा सा प्लान करना होगा, इंडस्ट्री डेवलप करनी होगी पाकिस्तान के पावर सेक्टर के मुताबिक, पाकिस्तान की जो कल्चर है उसके मुताबिक, तब जाके ये चीज़ें जो है वो हो सकेंगी। तीसरी चीज़ जो गवर्नमेंट ने देखनी है वो ये देखनी है कि क्या गवर्नमेंट वाकई ये एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन जो है वो लेने जा रही है कि हम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की जो कंजम्पशन है उसको बढ़ाएंगे, उसकी वजह से कोई ट्रांसमिशन पे लोड तो नहीं आएगा। ट्रांसमिशन अपडेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम रिसेंटली 2 नेशन वाइड ब्रेकडाउन देख चुके हैं। एक पिछले साल भी हमने फरवरी में शायद देखा, जिसकी वजह से पूरे मुल्क में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हो गया, वो विंटर में ज़्यादा डिमांड होने की वजह से हुआ था। तो उस चीज़ को भी ख्याल में रखें। तो लोग साहब, हमारे जो इस वक्त डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं उनको छोड़ के अगर हम कमर्शियल एस्पेक्ट से बात करें तो वहाँ पर फिर इस चीज़ से पूरा फ़ायदा उठाया जा सकता है, और एक इंटेंशन कम से कम गवर्नमेंट की पॉजिटिव हमें इसमें नज़र आ रही है कि जो हमारी इंडस्ट्री है वो इससे भरपूर तरीके से फ़ायदा उठा सकती है कि वो इजाफी बिजली इस्तेमाल करें, अपनी कंजम्पशन को बढ़ाएं। तो जो उनकी टैरिफ की या हाई कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी की शिकायत थी वो किसी हद तक कम से कम दूर हो सकती है। एक आगाज़ तो हुआ कम से कम इसका। देखें अभी पाकिस्तान में जो कंजम्पशन मिक्स है इलेक्ट्रिसिटी का वो ये है कि 50% रेजिडेंशियल कंज्यूमर यूज़ करते हैं और 18% इंडस्ट्री यूज़ करती है। दुनिया में ये ट्रेंड अपोजिट है, ज़्यादा इंडस्ट्री यूज़ करती है। तो ये राइट डायरेक्शन में कदम है कि जितना आप अपने इंडस्ट्री को थोड़ा सा टैरिफ जो है रीजनली कम्पेटिटिव देंगे। रीजनली कम्पेटिटिव का मतलब है कि आपके जो पीयर कंट्रीज़ हैं, आपके राइवल कंट्रीज़ हैं, खासकर एक्सपोर्टिंग सेक्टर्स के, जितना टैरिफ उनके मुल्क में है अगर उतना ही दें तो हमारी इंडस्ट्री जो है वो एक अच्छी पोजीशन में आ जाती है। तो ये इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स को वापस ग्रिड पे लाने के लिए भी एक बड़ा अच्छा ऐसा इक़दाम है, जिसकी वजह से
शायद ये जो कैप्टिव पावर प्लांट्स बनाए हुए हैं इंडस्ट्रीज ने वो बंद होंगे, और इंडस्ट्री जब वापस ग्रिड पे आएगी तो उससे क्या होगा कि डिमांड जनरेट होगी, और डिमांड जनरेट होने से आपका जो कैपेसिटी पेमेंट्स का लोड है वो एक ब्रॉडर कंज्यूमर्स पे डिवाइड हो रहा होगा, तो वो पर कैपिटा टर्म्स में नीचे आ जाएगा। तो अगर इस तरह से हो जाता है तो ये एक पाकिस्तान के लिए सभी सेक्टर्स के लिए विन विन सिचुएशन होगी, और इससे रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स का भी फायदा होगा। डॉक्टर अभी तो ये इनिशियल लेवल पे सिर्फ ये एक 3 मंथ्स पैकेज है, 3 महीने के बाद ज़ाहिर है ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये इसको अगर और प्रोलॉन्ग करना है 4, 5, 6 महीने तक या फिर पूरे साल पर अगर इसको अप्लाई करना है तो उसका क्या ट्रैक होगा, उसकी क्या स्ट्रैटेजी होगी? देखिए उसकी स्ट्रेटजी सिर्फ और सिर्फ एक है, वो ये है कि किसी तरीके से अपने इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स को वापस जो है वो आप ग्रिड पे ले आएँ, नेशनल ग्रिड पे ले आएँ। अगर अभी देखें आपके जो कंज्यूमर का नंबर है उसमें जो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स है उसमें इंडस्ट्रियल कंज्यूमर का शेयर जो है वो सिर्फ 1% है, लेकिन जो कंज्यूम करते हैं वो 20% इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। तो अगर आप इसको 2% पे ले जाते हैं शेयर को, मींस जितनी इंडस्ट्री अभी ग्रिड से कनेक्टेड है उसके नंबर को डबल कर देते हैं, तो आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में शेयर है वो 40% तक चला जाएगा। और फिर वही चीज़ कि आपकी जो कैपेसिटी चार्जेस हैं वो चूँकि फिक्स्ड हैं, वो आपने देने ही देने हैं, तो वो जो है वो नीचे आते जाएंगे रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स के लिए। इसका तरीका सिर्फ एक ही है कि टैरिफ, ऐसा इनोवेटिव टैरिफ लेके आया जाए कि वो एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज जो एक्सपोर्ट्स बढ़ाती जा रही हैं उनको जैसे जैसे वो एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं उनको इलेक्ट्रिसिटी के निर्ख जो हैं वो कम करके दिए जाएं, ताकि कंपटीशन की फिजा है आपकी इंडस्ट्रियल सेक्टर में, और इंडस्ट्रीज आपस में कम्पीट करें अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो जैसे जैसे एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगी इलेक्ट्रिसिटी रेट्स नीचे आते जाएंगे, तो दीगर इंडस्ट्रीज भी उनके साथ जो है वो इस चीज़ को देखते हुए फॉलो करेंगी और वो नेशनल ग्रिड पे आएंगी। तीसरी चीज़ कि जैसे जैसे क्लाइमेट वल्नरेबिलिटीज़ बढ़ती जा रही हैं, अभी भी मैं एक क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में हूँ COP29 में, जैसे जैसे क्लाइमेट वल्नरेबिलिटीज़ बढ़ती जा रही हैं आपकी जो एमिशन और कार्बन इंटेंसिटी है ये लिंक होने जा रही है आपकी एक्सपोर्ट्स के साथ। जितना आपकी कार्बन इंटेंसिटी ज़्यादा होगी आपकी एक्सपोर्ट्स में, उतनी आपकी एक्सपोर्ट्स पे बैन लगता जाएगा या एमिशन फी लगती जाएगी। तो आपको इस चीज़ को भी जहन में रखना है और अपने ग्रिड में ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी लेके आनी है, ताकि हम इन इनिशिएटिव्स को भी टैकल कर सकें। तो डॉक्टर साहब यही अगला सवाल मेरा था कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाने की बात तो हम काफ़ी महीनों से कर रहे हैं, IPPs के साथ नेगोशिएशन भी चल रही है, लेकिन अब ये प्रैक्टिकली अमली तौर पर हमें होता हुआ नज़र कब आएगा? ये नेगोशिएशन क्या ये महीनों से अब सालों में कन्वर्ट हो जाएगी? रिन्यूएबल एनर्जी के बहुत सारे सोर्सेज हमारे आसपास हमारे अपने मुल्क में मौजूद हैं, उनको हम कब बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने के काबिल होंगे? देखिए इसके लिए ना टू प्रॉन्ग स्ट्रेटजी चाहिए पाकिस्तान को। एक ये कि एक आपने रिन्यूएबल एनर्जी लगानी है, लेकिन लगानी इसलिए आप शॉर्ट टर्म में नहीं लगा सकते कि आपने पहले ही इतनी ज़्यादा कैपेसिटी इंस्टॉल की हुई है और हम एक कैपेसिटी ट्रैप में हैं। अब अगर आप कैपेसिटी को एक्सपेंड करते हैं, जो कि पाकिस्तान में अभी स्ट्रेटेजिक नोयत के प्रोजेक्ट्स के थ्रू किए जा रहे हैं, शायद न्यूक्लियर प्लांट लगाया जा रहा है और हाइड्रोकेब लगाए जा रहे हैं, वो शायद उसकी ज़रूरत नहीं है अभी पाकिस्तान को इस चीज़ की ज़रूरत है कि एक रैशनल प्लान बनाया जाए इस तरह से फॉसल फ्यूल पावर प्लांट्स को, खासतौर पे वो वाले जिनका यूटिलाइजेशन रेट बड़ा कम है, खास जो कुछ सीपैक के भी हैं जिनका यूटिलाइजेशन रेट 10% से ऊपर नहीं जाता, इनएफिशिएंट प्लांट्स को अर्ली रिटायर किया जाए। दुनिया में काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स मौजूद हैं जिसको आप जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप्स कहते हैं या एनर्जी ट्रांजिशन मैकेनिज्म एशियन डेवलपमेंट बैंक का। बैंक आपको जो है वो फाइनेंसिंग देते हैं जिसके थ्रू आप अर्ली रिटायर करते हैं। जैसे जैसे आप फॉसल फ्यूल को अर्ली रिटायर करते जाएंगे, उसके बदले में जो आपको फाइनेंसिंग मिल रही है उसको जो है वो आप रिन्यूएबल एनर्जी डिप्लॉयमेंट पे लगाएं। और चौथी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैं यहाँ पे बड़ा जोर देना चाहूँगा और इस कॉन्फ्रेंस का भी शायद एक बड़ा मेजर थीम है कि आपको अब डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन की तरफ आना है। डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन का मतलब है कि जहाँ जहाँ आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो रही है उसके पास पास जो है पावर प्लांट्स लगाए जाएँ, और ये सूटेबल है आपकी जो रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर पावर प्लांट्स हैं, विंड पावर प्लांट्स हैं, तो जितने जितने आपके स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं उनके पास आप रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स लगा के, तो एक तो ये कि आप इंडस्ट्री को ग्रिड पे ला सकते हैं और दूसरा ये कि आप जो है वो ग्रिड के अंदर लेके आ सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर खालिद वली साहब, एनर्जी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर साहब आप COP29 में मौजूद हैं, तो आने वाले दिनों में आपको क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी ज़हमत देंगे और फिर वहाँ क्या कुछ चल रहा है, इस कॉन्फ्रेंस से क्या निकल कर सामने आ रहा है, आगे क्या प्लानिंग है, उस पर भी आने वाले दिनों में डॉक्टर साहब से हम बात करते रहेंगे। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे।
एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। और पंजाब में स्मोग जो कि हर साल आती है, अब एक बड़ा इस वक्त इशू बन चुकी है, चूँकि हमने देखा कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, पंजाब के बड़े बड़े शहर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में अब सर फहरिस्त हैं। लाहौर एक लंबे अरसे से एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से सबसे ख़तरनाक शहर तस्वुर किया जा रहा है। आज के जो फिगर सामने आए उसमें आलूदा तरीन शहर का दर्जा अब मुल्तान को हासिल हो गया है। फैसलाबाद और दीगर कनेक्टेड शहर, अब आहिस्ता आहिस्ता दूसरे सूबों तक भी ये मामला पहुँच रहा है। अब जो इससे नुकसानात हो रहे हैं, फ़्लाइट्स रीशेड्यूल हो रही हैं, जो खेलों के या दूसरे कल्चरल इवेंट्स हैं वो कैंसिल हो रहे हैं, और इस पूरे अरसे के दौरान कोई भी इवेंट मुनक़िद करवाना बहुत मुश्किल हो गया। फिर कारोबारी सरगर्मियाँ से बहुत मुतासर हो रही हैं। जो लॉकडाउन या जो कुछ SOPs तैयार की गई हैं इन इलाकों में फ़ॉलो करने के लिए, अब उसके मुताबिक जो मार्केट्स हैं, जो शॉपिंग मॉल्स हैं, उनको रात 8 बजे बंद किया जाएगा। हर तरह की एक्टिविटी, रेस्टोरेंट्स क्लोज़ कर दिए जाएंगे। तो जब ये एक्टिविटीज़ महदूद हो जाएंगी तो ज़ाहिर है जो एक माशी सर्कल होता है शहर का या सूबे का, वो भी बड़ी हद तक मुतासर होता है। लेकिन कोई खातिर ख्वाह इक़दामात इसकी कमी के लिए अभी तक क्यों हुकूमत नहीं कर पा रही है, और अगर कर रही है तो कामयाब क्यों नहीं हो पा रही है, और किन इक़दामात की ज़रूरत है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे माशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी हसीब अनवर साहब, चेयरमैन पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के। उनसे भी हम जानेंगे कि अब चावल की जो एक्सपोर्ट थी, जो कुछ $4 अरब तक पहुँच गई थी, उसमें अचानक से $1 अरब की कमी क्यों आई है? क्या इस वक्त भारतीय चावल मार्केट में वापस आ रहा है, ये एक वजह, या फिर कोई और इसकी वजूहत हैं? दोनों मौजूद मेहमानों को बेहद शुक्रिया। नईम कुरैशी साहब, हम देख रहे हैं कि स्मोग ये हर साल आती है और अब ये पाकिस्तान को इकनॉमिकली भी नुकसान पहुंचा रही है। आपका आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा पंजाब, फिर इसके बड़े शहर लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, अगर यहाँ पर कारोबारी सरगर्मियाँ महदूद हो जाए तो जाहिर है न सिर्फ माइक्रो लेवल पर बल्कि आहिस्ता आहिस्ता भी ये नुकसान पर मैक्रो लेवल पर भी हमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब। देखिए, ये जो स्मोक का मामला है और इसके हल का मामला है, ये जो रवैया है हमारा हर तरफ, हर चीज़ की तरफ हमारा, हर मसले की तरफ हमारा यही रवैया है। आप देखिए, कभी इस मसले को संजीदगी से लिया नहीं गया, और ये मसला आज का नहीं है, ये बरसों से जो है पंजाब में इसका इशू है। लाहौर में सबसे ज़्यादा था और काफ़ी अरसे से ये था कि लाहौर जो है वो आलूदा तरीन शहरों में नंबर 1 था। और उसके बाद ऑब्वियसली जब लाहौर के हवाले से कोई कंक्रीट काम नहीं किया गया, कोई संजीदगी से एनवायरनमेंट के हवाले से काम नहीं किया गया, तो नतीजा उसका ये हुआ कि आज वो लाहौर से मुल्तान और फिर उसके बाद जो है वो पहले फैसलाबाद और फिर अब मुल्तान जो है वो आलूदा तरीन शहर है। और उसके नुकसानात जो है न सिर्फ ये कि लोगों की सेहत मुतासिर हो रही है, हकीकत ये है कि लाहौर में इस वक्त घरों से बाहर निकलना, कारोबार को जारी रखना तकरीबन नामुमकिन हो गया है। सांस लेना मुहाल है। लोग गाड़ियों के शीशे बंद करके दफातर पहुंचते हैं, अपनी दुकानों पे पहुंचते हैं, अपने कारोबार पे पहुंचते हैं, उसके अलावा कहीं बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते। लेकिन हुकूमत की तरफ से आपको याद होगा कि मौसमी बारिश की बात की गई जो कि बुरी तरह फेल हो गया। अब जो है वो मिस्ट एलिमिनेटर की बात आ रही है और मुख्तलिफ चीज़ों की। लेकिन जो सूबे के जिम्मेदार तरीन लोग हैं, बार बार एक ही बात करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपके इल्म में है कि वज़ीर आज़म जो है वो खुद भी सूबे में मौजूद नहीं है। जी ठीक है। नईम कुरैशी साहब, चौधरी हसीब अनवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो चौधरी हसीब अनवर साहब, ज़रा अभी चावल की हम देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट बहुत हद तक पिछले चंद महीनों में बढ़ रही थी और बड़े ज़बरदस्त फिगर्स $4 अरब के तकरीबन हमें देखने को मिले थे। अब इसमें बतदरीज कमी की क्या वजूहत हैं आपके नज़दीक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतने अहम मसले पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अपने प्रोग्राम का रखने लगा। जब आप इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ट्रेडिंग के लिए जाते हैं, बिजनेस के लिए जाते हैं, तो दो चीज़ों की सबसे ज़्यादा अहमियत होती है। पहले नंबर पे क्वालिटी और दूसरे नंबर पे उस चीज़ की कीमत। आप क्वालिटी के अंदर तो कोई शक वाली बात नहीं है कि पाकिस्तानी चावल पूरी दुनिया के चावल से अच्छा तरीन चावल कंसिडर किया जाता है। जब इसके दूसरे एस्पेक्ट की तरफ देखा जाए, प्राइसिंग की तरफ, तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा हाई हो चुकी है कि हम किसी और मुल्क के साथ इंटरनेशनल मार्केट में compete ही नहीं कर सकते। आप देखें, इंडिया के अंदर यूरिया की कीमत तकरीबन 400 रुपये है और पाकिस्तान के अंदर वही यूरिया 4400 रुपये है। इंडिया के अंदर DAP 1200 रुपये है और पाकिस्तान के अंदर 13-14 हज़ार रुपये है।
डीजल वहाँ 83 से 87 रुपए है, यहाँ 250 रुपए लीटर है। बिजली वहाँ पे मुफ्त है और यहाँ पे ऑन एवरेज एक ट्यूबवेल का बिल है वो 5 लाख क्रॉस कर चुका हुआ है। इन सब हालात के अंदर पाकिस्तान के किसान को मैं उसकी अजमत को सलाम करता हूँ कि वो इतने मुश्किल हालात के अंदर भी अपना बेहतरीन आउटपुट दे रहा है, जबकि हुकूमत की तरफ से किसी भी किस्म की काश्तकार को सपोर्ट नहीं की जा रही। सही। ऐसे मामलात के अंदर जब आप इंटरनेशनल मार्केट में जाएंगे तो आप बाकी मुल्कों के साथ कैसे कम्पीट करेंगे। तो चौधरी साहब, अभी वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जो बड़े बड़े पैकेजेस किसानों के लिए अनाउंस किए गए हैं, उसमें कर्जे भी हैं, उसमें किसान कार्ड जो दिया गया लाखों किसानों को, उसके बाद तो फिर उनको चीज़ें सस्ते दामों दस्तियाब होंगी। देखें, ये जितने भी किसान कार्ड या जितने भी पैकेजेस हैं ये सब बेसूद हो गए जब इस मुल्क के काश्तकार को हुकूमत की तरफ से ऐलान करदा गंदम की कीमत तक नहीं मिली। जब उसको एक हुकूमत की तरफ से ऐलान शुदा कीमत ही नहीं मिली तो कोई कैसे इस बात पर एतबार कर लेगा कि मुझे बाकी चीजों के अंदर भी हुकूमत के वादे जो हुकूमत उससे आज कर रही है वो पूरे होंगे। इस टाइम पाकिस्तान के काश्तकार के अंदर एक शदीद किस्म की बेयकीनी की कैफियत पैदा हो चुकी है और ये मामला जब हुकूमत ने गंदम का रेट 3,900 रखा और उसी काश्तकार की गंदम जब मार्केट के अंदर 2,500 रुपए में बिकी, तकरीबन 1,500 रुपए फी एकड़ काश्तकार ने नुकसान किया और 50 से 60 हजार रुपया फी एकड़ नुकसान करके जब वो गंदम ना बेच सका, उसके बाद काश्तकार इस वक्त हुकूमत के किसी भी झांसे में आने के लिए तैयार ही नहीं है। सही। अच्छा, चलें, अभी जिस बेयकीनी की आपने बात की अभी ख़त्म कैसे होगी, ज़रा इस पर हम नईम कुरैशी साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। नईम साहब, ये काश्तकार हों या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट हों या फिर सनतकार हों हमारे, तो ये इस वक्त हर शोबा ही कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस से परेशान है कि जो लागत आ रही है उनकी वो इतनी ज़्यादा है कि उनके लिए काम करना मुश्किल होता चला जा रहा है। फिर वो प्रॉफिट होना या एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना वो तो फिर बहुत बात की बात है और बहुत मुश्किल बात है। ये कैसे अपनी इस कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, इस मौजू पे हम पहले भी कई दफ़ा बात कर चुके हैं कि हुकूमत जो है वो बिजली की, गैस की कीमतें कम करने में जो है वो बुरी तरह नाकाम है। और आपको याद होगा कि IPPs का मामला जो है वो भी चंद IPPs के साथ जो मुआहदे खत्म हुए उसके बाद सूरत हाल चुकी टू है। और जब तक, जैसा कि आप फरमा रहे थे, ये जो हमारे दोस्त आए हुए जो फरमा रहे थे कि इस कदर एक्सपेंसेस हो गए हैं किसान के कि वो वर्ल्ड मार्केट में कंपटीशन कर ही नहीं सकता। तो यही सूरत हाल पूरे पाकिस्तान की इंडस्ट्री की है और इस तरफ भी हुकूमत की कोई संजीदगी नहीं है। मैं हमेशा आपसे ये कहता रहा कि हुकूमत के दावे ज़रूर हैं और मैं जिन खदशात का इजहार करता रहा, देखिए आज IMF की टीम इसीलिए आ गई कि जो FBR का टारगेट था 12,970 का वो भी पूरा होता नजर नहीं आ रहा। 350 से 400 अरब डॉलर तक का जो है वो 4 माह में डेफिसिट आ गया है और उसके अलावा जो सूबों ने सरप्लस करना था वो भी नहीं हुआ। बहुत से टारगेट्स मीट नहीं हो रहे जिसकी वजह से अनशेड्यूल्ड जो है ये विजिट बड़ा अहम है IMF का, जो आज मीटिंग भी शुरू हो चुकी है। तो सूरत हाल ये है कि हुकूमत के सिर्फ दावे हैं। अगर कहीं कोई वो UMO भी साइन हो जाता है तो उसको भी हुकूमत जो है ना वो इस तरह पेश करती है कि जैसे कोई बहुत बड़ा मुआहदा हो गया या पाकिस्तान की मईशत जो है वो बहुत तरक्की करने लगी है। हत्ता कि आप अंदाजा लगाइए हुकूमत की संजीदगी, इनके गुजरा के बयानात का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि कोयटा में होने वाले धमाके के बारे में ये कहा गया कि ये दुश्मन इसलिए धमाका कर रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत तरक्की कर रही है। ठीक है, और अभी हमारी चलें आने वाले दिनों में इस पर हम मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नईम कुरैशी साहब, चौधरी हसीब अनवर साहब हमारे साथ मौजूद थे। दोनों मेहमानों ने सुनी। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।